अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉस सीडल मेथड। गॉस जैकोबी मेथड जो हमने डिस्कस किया था ये भी उसी तरह का ही है। इसको आज हम देखते हैं कि इसमें क्या गॉस जैकोबी आइटरेटिव में और गॉस सीडल मेथड में क्या डिफरेंस है। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या है। इसको भी हम 99 ES कैलकुलेटर के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमारे पास जैकोबी आइटरेटिव मेथड में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे भी उसी तरह एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। जस्ट आपको डिफरेंस बताने के लिए कि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके कि दोनों गॉस जैकोबी में और गॉस सीडल में मेथड में डिफरेंस क्या है। तो मैंने सेम वही क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमने चेक करना है कि ये डायगनली डोमिनेंट है कि नहीं। जिस तरह से हमने जो पिछला हमारा लेक्चर सीरीज़ थी, डिटेल की वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो उसके अंदर में हमने ऐसे ही किया था, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ कि हम कैसे कैसे करें। इसमें मैं एज अ ब्रीफ आपको बताती चलूँगी साथ साथ, तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। डायगनल डोमिनेंट कैसे चेक करते हैं मैं, जो हमारे पास डायगनल्स में वैल्यूज़ होती है ना वो ग्रेटर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो बाकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ये 8 है, तो 8 का अगर हम चेक करें 3 + 2 अगर इनको करें 5, तो 8 जो है हमारे पास ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये ठीक है। इसी तरह हमने इस रो को चेक करना है, 3 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इन दोनों की निस्बत, ठीक है। इन दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। 12 + 6 18 है, तो 3 जो है वो 18 से ग्रेटर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो रही हो कंडीशन तो हम क्या करते हैं, हम अपनी रोज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा डायगनल डोमिनेंट नहीं बन रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसको इंटरचेंज कर लूँगी, यानी कि ये इस तरह से और ये इस तरह से। अब देखें ये अब क्या होगा, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, मेरे पास न्यू जो इक्वेशन बनी है वो ये बन गई, ठीक है। अब अगर मैं ब्रीफली रफली चेक करना चाहूँ तो अब मेरा डायगनल डोमिनेंट है, ठीक है। यानी डोमिनेंट डायगनल में जो वैल्यूज़ है ना वो एज़ कम्पेयर टू अदर टर्म से ग्रेटर है, ठीक है। जब आपके पास डायगनल डोमिनेंट बन जाए तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन से आप z की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने गॉस जैकोबी वाले जो हमने मेथड सीखा था उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। x की वैल्यूज़ आ गई, y की वैल्यूज़ आ गई और ये z की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, x, y, z की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम इसको कैलकुलेटर में कैसे सेव करेंगे वो देखते हैं। तो कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, x, y, z इनको हम ले लेंगे ग्रेटर टर्म्स, ठीक है। ग्रेटर x, ग्रेटर y और z नहीं होता है कैलकुलेटर में, तो उसके लिए हम m वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें इसकी जगह पे c ले लें, ठीक है, d रख लें, e रख लें, जो आप लेना चाहें, लेकिन मैंने यहाँ पे m ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, जो हमने जैकोबी मेथड में भी डिस्कस की थी, वो ये है उसकी k टर्म थी कुछ, इसकी भी k टर्म है, ठीक है। वो k टर्म किस तरह से है कि k + 1 और k + 1, ठीक है। जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ k + 1 आएगा, ठीक है। तो अंदर कैसे होगा, y के साथ आएगा k, z के साथ आएगा k, ठीक है। ये k टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये y वाली जो आगे आ रही है हमारे पास इक्वेशन, इसमें x के साथ आएगा k + 1, ठीक है। जो हमने जैकोबी मेथड किया था उसमें यहाँ k आ रहा था, यानी कि ये कि जो हम यहाँ वैल्यू हमारा आंसर आ रहा है उसी को हम आगे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जबकि उसमें ऐसा नहीं था, उसमें इसकी वैल्यूज़ अलग निकल रही हैं, इसकी अलग निकल रही हैं, हम इन टर्म्स को कहीं आगे अंदर यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। z हमारा पास नहीं निकला हुआ तो z के साथ k ही आएगा, ठीक है। z उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट z के लिए जो अगली इक्वेशन है, अब x हम निकाल चुके हैं तो x यानी ये वाली टर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे k + 1, ठीक है। इसी तरह हम y भी निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इसके साथ भी k + 1 वाली टर्म आएगी। तो ये डिफरेंस है गॉस जैकोबी और सीडल मेथड के अंदर, जो उसकी k टर्म्स का डिफरेंस हो गया, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर जैसे की थी उसी तरह से हम सीडल मेथड के लिए भी वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम देखते हैं कि कैलकुलेटर में कैसे सेव करना है। कैलकुलेटर में सेव करने के लिए जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स होंगी उनको आपने किसी एक वेरिएबल में लिख लेना है, x, y, m, ठीक है।
जो आपके पास इक्वल के राइट साइड पे जो इक्वेशंस बन रही होंगी उसके अंदर आपने कैसे लेना है ए बी सी, ठीक है, यानी एक्स वाई और जी, आपने इनको ए बी सी ले लेना है, ठीक है। ये हमारे पास वाई जी था तो हमने बी और सी लिख दिया। अब हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने बात की थी एक्स के प्लस वन, यानी कि ये वाली टर्म जो है वो हम अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वाई वाले के अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब ए नहीं होगा, इसके लिए हम एक्स लिखेंगे, कैपिटल एक्स, मतलब जो इसका आंसर आया है वो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। सी आएगा ही आएगा, उसके बाद m इज़ इक्वल्स टू ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था 6x के प्लस वन और y के प्लस वन, ठीक है, मतलब x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं उन दोनों को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दिया। ये कैलकुलेटर में आपने सेव करने के लिए सेटिंग बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये चीज़ सेट हो गई, आपको ये क्लैरिटी हो गई, अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर में सेव करना है आपने इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन को कैलकुलेटर के अंदर इन वन स्ट्रेट गो में सेव करेंगे, ठीक है। तो आपने लिख ली एक्स की जो वैल्यूज़ थी, एक्स की इक्वेशन थी वो लिखी, कॉलन लगाया, वाई की वैल्यू लिखी जो आपके पास और आपकी वाई की इक्वेशन थी, अगेन कॉलन लगाया, ठीक है। इनसे कॉलन लगा के हम सेपरेट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन को, क्योंकि हम इन स्ट्रेट वन गो में सेव करते हुए वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सॉरी जी एम भी आना था, m इज़ इक्वल्स टू, उसके बाद 1/12 जो भी आपकी इक्वेशन थी ये आपने कैलकुलेटर में इस तरह से सेव कर दी, ठीक है। अब कैलकुलेटर में कैसे सेव करना है कम्प्लीटली ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर स्टेप्स कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी, अब हम इसको कैलकुलेटर में कैसे परफॉर्म करेंगे और किस तरह से हम आइट्रेशंस अप्लाई करते हुए एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी थी एक कि हम कैलकुलेटर में ऐसे सेव करेंगे, तो इस चीज़ को हम कैलकुलेटर में सेव करते हैं सबसे पहले। तो अल्फ़ा एक्स ले लें, उसके बाद आपने अल्फ़ा को क्लिक करते हुए कैल्क पे प्रेस करना है, तो ये आपके पास इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगेन आपने 1 डिवाइडेड बाय 8 और उसके बाद आपने ब्रीवले में जाके ब्रैकेट्स लगानी है और 20 प्लस 3 और ये हमारे पास आ गया b माइनस 2 और ये है हमारा c, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गई। अब ये जो है ना, ये एक इक्वेशन मैंने लिख दी है। कॉलन का साइन लगाने के लिए हम अल्फ़ा पे क्लिक करके इस बटन पर प्रेस करेंगे तो ये कॉलन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे वाई के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा वाई आ जाएगा, कैल्क प्रेस करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अगेन हम 1 डिवाइडेड बाय 11 और यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी 33 माइनस 4 इंटू ये x आ गया और प्लस ये हमारे पास c आ गया और ये हमने y की इक्वेशन भी लिख दी, ठीक है। अब हम अल्फ़ा प्रेस करके कॉलन लगाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे z की वैल्यू लगाएंगे। अब z की वैल्यू कैलकुलेटर में हमारे पास z नहीं होता तो हम यहाँ पे m यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा कैल्क लिख दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, इंटू 35 माइनस 6 और ये हमारे पास x है माइनस 3 और ये हमारे पास y आ गया, ठीक है। ये हमने कंप्लीट लिख दी। अब क्या करेंगे, आपने जस्ट कैल्क पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपकी वो इक्वेशन सेव हो चुकी है। अब ये आपसे b की वैल्यू मांगेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक गेस लेना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी वैल्यू कहाँ पे फिक्स होगी, कहाँ पे हमें एक्स वाई जी की एक्जैक्ट वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हम ये करते हैं खुद से वैल्यू गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम ये करते होते हैं कि जो गेस वैल्यू करते हैं वो हम ज़ीरो ही ले लेते हैं, ठीक है। यानी ए बी सी की इनिशियली वैल्यूज़ हम ज़ीरो रख लेते हैं, खुद से गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बी को ज़ीरो दे दिया, इक्वल प्रेस कर दिया। अब ये मुझसे सी की मांग रहा है तो मैं सी के लिए भी ज़ीरो दे देती हूँ, ठीक है। अब देखें ये इसने मुझे एक्स की वैल्यू दे दी। आप इसको पॉइंट्स में कर लें कि एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। फर्स्ट आइट्रेशन पे आपकी एक्स की वैल्यू 2.5 आई है जो कि आपने यहाँ प्लेस कर दी है, ठीक है। साथ साथ आप टेबल बनाते जाए, हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं क्वेश्चन। अब आप अगेन इक्वल प्रेस करेंगे तो अब आपको ये वाई की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, 2.090909, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं वाई की वैल्यू को, ठीक है।
अब आप फिर अगेन इक्वल प्रेस करेंगे तो अब आपको ये m की वैल्यू दे रहा है, विच मीन्स दैट कि ये आपको z की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये z की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देनी है, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन पे आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम प्रेस करेंगे अगेन इक्वल, अब ये फिर से b की वैल्यू मांग रहा है। अब मुझे पता है कि मेरी b की वैल्यू कहाँ पे थी, y में, ठीक है। तो आप अल्फ़ा y लिख दें इंस्टेड ऑफ कि आप सारी पॉइंट्स में जितनी भी वैल्यू थी वो सारी आप लिखें, आप जस्ट वो वेरिएबल लिख दें जहाँ पे आपकी वैल्यू आई थी, जहाँ पे आपकी वैल्यू निकली थी, ठीक है, यहाँ से देख के, ठीक है। इक्वल प्रेस कर दें, ये c की मांग रहा है। अब मुझे पता है c की वैल्यू मेरी m में थी, तो मैंने m प्रेस कर दिया और ये मेरे पास अब सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड आइट्रेशन आ गई और ये 2.99106106 आ जाएगा, ठीक है। अगेन आप इक्वल प्रेस करेंगे, अब ये आपको y की वैल्यू दे रहा है, तो ये y की वैल्यू हम सेकंड आइट्रेशन में यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर हम इक्वल प्रेस करेंगे तो फिर हमें ये m की दे रहा है, विच मीन्स दैट कि जो हमें z की वैल्यू दे रही है, ठीक है। इसी तरह अब आप इक्वल प्रेस करेंगे, फिर आपसे b की मांगेगा, फिर c की मांगेगा, फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे। इस तरह से आप एंड सो ऑन अपनी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। ये कब तक करना है हमने, जब तक हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं फिक्स नहीं हो जाती। फिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू x पे आई है 2.78, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो अगले जो आपकी 6th आइट्रेशन है उस पर 2.78 आनी चाहिए, ठीक है, फिक्स करनी है। और आपने फ़िक्स कैसे करनी है कि सारी आपकी एक ही वन स्ट्रेट गो में फ़िक्स हो, यानी कि आपकी z की वैल्यू, हो सकता है कि z की वैल्यू आपकी 4 पे फिक्स हो जाए, y की वैल्यू आपकी थर्ड आइट्रेशन पे फिक्स हो जाए, x की आपकी सेकंड पे फिक्स हो जाए। तो आपने वो देखनी है जहाँ पे सबकी इकट्ठी फिक्स हो रही है, ठीक है। अभी लास्ट में मैं इसकी आपको टेबल की लुक दिखाऊंगी भी कि किस तरह से आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। कि जो मैंने टेबल बनाया था तो इसमें अब आप देखें कि ये कहाँ पे फिक्स हुई है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ आइट्रेशन पे ये वैल्यूज़ फिक्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 3.016 आ गई, ये देखें ये 0 1। अगर हमें कहा जाए कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करना है तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स हो चुकी है, ठीक है, 0.01, ठीक है। अब अगर आप y की वैल्यू को देखें तो ये देखिए 1.98, ये भी फिक्स हो चुकी है। अब इस पे देखें तो इसमें भी देखिए 0.91 फिक्स हो चुकी है, सारी एक में फिक्स हुई। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आप फोर्थ आइट्रेशन में y की वैल्यू फिक्स हो चुकी थी, ठीक है, ये देखिए 1.98, लेकिन हमने मूव इसलिए फॉरवर्ड किया, आगे हम इसलिए चलते गए क्योंकि हमारी बाकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गॉस सीडल मेथड। तो क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, आपको उम्मीद है कि आपको इसकी तमाम क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने होने का एहसास दिलाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बदर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।